In today's class, we are going to proceed with our next chapter. आज जो हम चैप्टर करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. The name of the chapter is arithmetic progression, which is the chapter 5. Which is your chapter 5. अब ध्यान से देखो. देखो ये चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगे जब आप मैथ्स के साथ परस्यू करोगे अपनी स्टडीज लाइक 11th 12th में और आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर ये चैप्टर जो होगा आपका और ज्यादा एक्सपेंड होगा. मतलब कि जो बेस है आपका वो आपका यहाँ आप 10th में पढ़ रहे हो, फिर यही चैप्टर आगे जाएगा आपका, वहां पे भी यही नाम मिलेगा आपको 11th क्लास में. वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक कंसेप्ट उसमें जुड़ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो उस लिहाज से भी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट. 10th में तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, इसके आगे के लिए भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ठीक है. अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अगर मैं आपसे ये पूछूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, सीक्वेंस. कोई बताएगा सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ. सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट पैटर्न. अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट पैटर्न, ये समझ में आ रहा है? इसको सीक्वेंस. जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 सो ऑन, ये डेफिनेट पैटर्न दिखाई दे रहा है. सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 2 का दिखाई दे रहा है. समझ में आ रहा है? अब यहीं से आपका वर्ड आता है. आप जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज एपी. एपी को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मैंने कहा सीक्वेंस. सीक्वेंस समझ में आ गया. ये सीक्वेंस होता है. इट इज अ सीक्वेंस. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर with constant difference. With constant difference. With constant difference. Constant difference का मतलब जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल 4 2 0 सो ऑन, या आपने लिखा 2 4 6 8 10 सो ऑन. ये भी आपका एपी है और ये भी आपका क्या है? एपी. ये जरूरी नहीं है कि जो आपका एक सीक्वेंस हो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में. पहले तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर करो. समझ में आ गया? और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर बोली, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, दैट इज कांस्टेंट डिफरेंस. इसको एपी की टर्म्स में जब हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस. क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. इसका सिंबल होता है डी. इसका सिंबल क्या होता है? डी. अब कोई भी ऐसा सीक्वेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हो, उसको हम एपी कहते हैं. अब देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 2 4 6 8 सो. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 + 4 + 6 + 8 सो, तो पहले मैंने कहा था ये सीक्वेंस है ना. मैंने इसको क्या कहा था? दिस इज व्हाट? दिस इज सीक्वेंस. और जैसे इसके बीच में मैंने प्लस लगा दिया, अब ये बन गया सीरीज. और ये कंसेप्ट आप स्टडी करोगे क्लास 11. क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो सीक्वेंस और क्लास 11th में आप पढ़ोगे सीरीज. सीक्वेंस से बनाना सीरीज, तो मैंने कहा बेस आपका कहाँ है? 10th में. और उसके आगे जब एक्सपेंशन होगा वो कहाँ पर आप पढ़ोगे? 11th. इसी में समझ में आ रही है सारी 2 4 6 8 क्या होता है आपका. ठीक है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है आपका वो ये होता है आपका, दैट इज बेसिक फॉर्म ऑफ एन एपी. किसी भी एपी की जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? किसी भी एपी की जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए कॉमा A+D कॉमा A+2D कॉमा A+3D एंड सो. अब यहाँ पर जो ए है आपका, यहाँ पर जो ए है वो एपी की क्या है? फर्स्ट टर्म. A+D क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेकेंड टर्म. ये हो गई आपकी थर्ड टर्म. ठीक है. और ये क्या हो गया आपका? दिस इज फोर्थ. बात समझ में आ रही है? ठीक है. फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? A1.
सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं, A2, थर्ड टर्म को कहते हैं A3, A4। अब देखो इनके बीच में भी आपको लॉजिक दिखाई दे, लॉजिक ये है या फिर एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। जब मैं 1 कह रहा हूं तो A+0D लिख सकता हूँ, तो 1 के पीछे क्या होता है 0, तो A+0D आ रहा है। जब आप 2 कह रहे हो, 2 से पीछे क्या आता है 1, 2 से पहले 1 आता है ना, तो ये है ना A+1D। 3 से पहले क्या आता है 2, तो A+2D। 4 से पहले क्या आता है 3, तो A+3। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भैया A5 क्या होगी, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए 5 से पहले क्या 4, A+4D। मैं कहता हूँ 50th टर्म क्या होगी A50, तो आपके माइंड में A+49D, A+49D। चीज समझ में आ रही है। इसी से एक चीज ये क्लियर हो गई आपको कि बेसिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब कंसेप्ट आता है आपका ये कि हाउ टू जज वेदर गिवन set of arrangement of number is an AP और नॉट। आप कैसे जज करोगे कि भैया वो AP है या नहीं है। अब इसको जज करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। जो भी सीक्वेंस होगा सबसे पहले तो आपको ये 3 टर्म्स तो फाइंड करनी कर, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। इतनी बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, A1, A2 और A3, ठीक है। देन स्टेप 2, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस among 3 टर्म्स, among 3 टर्म्स। कैसे, D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस किया जाता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। इतनी बात समझ में आ रही है, प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर मैं A1 और A2 का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या करूंगा, एक्सीडिंग टर्म क्या है इसमें A2 माइनस A1, ये समझ में आ गया। फिर आप निकालोगे A3 और A2 के बीच, एक कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे A3 और A2 के बीच, ठीक है। मान लो ये कॉमन डिफरेंस आ गया कैपिटल A और ये आ गया कैपिटल B। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इफ कैपिटल A कैपिटल B के इक्वल आया, यानी कि सेकंड और फर्स्ट का जो कॉमन डिफरेंस है थर्ड और सेकंड के इक्वल आएगा, तब आप कहोगे देन इट इज एन AP। जो आपका गिवन सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर है वो क्या है आपका AP है। बट अगर आपका A यानी कि सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो थर्ड और सेकंड टर्म के कॉमन डिफरेंस के इक्वल नहीं आता है, इफ A इज नॉट इक्वल टू AP, देन वी विल से इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी कंसेप्ट है आपके वो सारे हमने क्लियर कर दिए, वो इतने ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड। चलो आप क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.1 का। योर क्वेश्चन इज, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए कितनी टर्म्स मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, 30। फिर मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकंड और फर्स्ट का और थर्ड और सेकंड, ठीक है। अब कंडीशन क्या है आपकी, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कहा जा रहा है फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15, यानी कि फिक्स फेयर है। ये था 9th क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आपको ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, सबसे पहले आप लिखोगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15 है भाई। स्टार्टिंग का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना 15। फिर क्या कहा जा रहा है, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के साथ 8-8 रुपए बढ़ता जाएगा। तो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, या आप इसको ऐसे ना लिखे, आप इसको फेयर फॉर ना लिखे, फेयर आफ्टर, ठीक है।
पहले 1 किलोमीटर का तो जो आप 4 दोगे वो इतना होगा। अब लिखो फेयर आफ्टर, एंड 2 किलोमीटर का कितना किराया हो जाएगा, यही आपका 15 + 8 होगा, तो मैं लिखूं 23 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का कितना किराया हो जाएगा, ये 23 है, तो इसी में आप क्या कर दो, 8 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 31। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ टी टर्म्स आर, नाउ टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 15, सेकंड क्या है 23, 30, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ वी हैव फॉलोइंग टी टर्म्स, टी टर्म्स एस, पहली क्या है 15, ये है 23 है, क्या मैं कह सकता हूं, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप डी फाइंड करोगे सेकंड और फर्स्ट के बीच, तो डी इक्वल टू मैंने निकाला A2 - A1, 23 - 15 क्या आएगा 8 आएगा। फिर आप डी फाइंड करोगे थर्ड और सेकंड के बीच, तो 31 - 23, ये भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, बिकॉज D is equal to A2 - A1 equal to A3 - A2, therefore given terms, therefore above T terms form AP, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। समझ में आया कुछ, मैं दोबारा बताऊं, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, पार्ट टू, पार्ट टू क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। भैया जो वैक्यूम पंप है जितनी भी उसमें एयर है वो 1/4 उसका रिमूव करता जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, एक वैल्यू सपोज करो, मान लो आपने कहा लेट अस assume that amount of air present in cylinder is 64, कितनी है 64 या 64 लीटर है, जो भी लिखना है। ये मान नहीं लिखा हुआ ना, तो एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो एक्स के साथ जाओ, अगर एक्स के साथ जाना तो एक्स के साथ चलो। कि मान लो कि कितनी एयर है उसमें एक्स, कितनी है एक्स, एक्स तो मानते ही हो ना, कि मानो कि उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो एक्स ही होगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में उसमें कितनी एयर है एक्स है। जो आपकी सेकंड टर्म होगी यहाँ पर, जो भी ये एयर है उसका 1/4 जो है इसमें से कम हो जाएगा, ठीक आ गया आपको। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, कि अभी जितनी भी एयर है उसका 1/4 निकल, तो कितनी एयर है अभी एक्स, एक्स में से उसका 1/4 निकाल दो, तो जो एयर अभी है वो एक्स है, इसी एक्स का 1/4 आपने रिमूव कर, इसी एक्स का 1/4 आपने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 1/4, कोई डाउट है तो 4 - 1 कितना 3/4, तो मैं लिखूं 3/4x, तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म कैसे काम चल जाएगा। अब मैं इसके बाद क्या निकालना है थर्ड टर्म, मिनिमम यू हैव टू गेट 3 टर्म, यू हैव टू फाइंड 3 टर्म। अब कितनी एयर है इस सिलेंडर में 3/4, 3/4x में से आप 1/4 हटा दोगे, इसी का इसी वैल्यू का 1/4 रिमूव कर दोगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ से कॉमन क्या लूं 3/4x ही कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 1/4, कितना हो जाएगा 3/4, 3/4, 3/4 कितना 9/16x हो गया या नहीं होगा, ठीक है।
4 में से 1 करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 3/4 आएगा। 3 3 कितना हो जाएगा 9, 4 4 16। और ये वाला पार्ट मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ 3 टर्म्स आर, पहली टर्म क्या है आपकी x, दूसरी क्या आई है 3/4x, थर्ड क्या आई है 9/16x। ये आ गई आपके पास, ठीक है। सो ऐसे आएंगे आपके पास टर्म। तो ये मैं कह सकता हूँ A1 है, इसको मैं कह सकता हूँ ये A2 है, और ये आपका क्या है A3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब डी फाइंड करोगे A2 माइनस A1। A2 क्या है 3/4x, ये क्या है आपका x, तो मैं यहाँ से कॉमन क्या लूँ x, ब्रैकेट में क्या आएगा 3/4 माइनस 1। तो -4 + 3 क्या -1, तो लिखो -x/4। कोई डाउट। अब क्या निकालोगे आप, कॉमन डिफरेंस निकालोगे A3 माइनस A2, ये था 9/16x माइनस क्या हो जाएगा 3/4x। अब इसमें से कॉमन लेना हो तो आप 3/4x ही कॉमन ले लो। 9 3 के टेबल में आएगा 3 पर 3/4 ही आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/4। जब आप यहाँ से 4 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4, व्हाट वी विल हैव 3/4x इंटू -1/4, इट विल बी इक्वल टू -3/16x। क्या ये इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, ये आ रहा है -x/4। हाँ जी बोलो। कहाँ पर 1/2 आना चाहिए, कैसे 1/2 आएगा, 1/2 नहीं निकाल रहा, 1/4 निकाल रहा, जो रिमेनिंग वैल्यू है उसका, जो रिमेनिंग वैल्यू, पहले रिमेनिंग कुछ और था अब रिमेनिंग कुछ और है, जाहिर सी बात है वो सेम होगा ही नहीं आपका। पहले मानो स्टैंडर्ड में 16 था, तो 16 में से इसका 1/4 निकालो, 4 4 था 16, तो 4 कम हो गया कितना रह गया 12। फिर आप क्या करो, तो पहली वैल्यू कितनी थी 16, ये आ गई 12। अब 12 में से इसका 1/4 निकालो तो कितना आ गया 9। अब 12 और 6, 12 माइनस 16 कितना -4, 9 - 12 कितना -3, क्या इक्वल आ रहा है, यही मैं क्या था, आप तो नंबर से करके भी देख सकते हो। बिल्कुल कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि जो आपका A2 माइनस A1 है वो आपका A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो यहाँ पर जो केस है हमारा वो AP का केस नहीं है। समझ में आ गया। चले आगे, थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। आपने एक वेल को डिग करना शुरू किया, मान लो ये वेल है, आप इसको डिग कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 मीटर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो कितनी है ₹150। कितनी है 150। उसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ता जाएगा आपको ₹50 एक्स्ट्रा देने होंगे। स्टार्टिंग का चार्ज कितना है, डिगिंग का 150 आपको पे करना है, फिर हर मीटर के साथ आपको 50 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। आपको 2 मीटर हो गएगा ₹50 हो, 3 मीटर हो गएगा ₹50 हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एयर फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी 150 होगा, ₹150। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 150। सेकेंड टर्म क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी 150 में 50 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 होगा। और इसके बाद थर्ड टर्म क्या होगी आपकी, तो थर्ड टर्म आपका बनेगा यहाँ पे वो होगा 200 + 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250। कितना हो जाएगा 250। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये टर्म्स लिखने के बाद आप इसको यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हो कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल
फॉर 1 मीटर। अगर 1 मीटर के लिए आप इसको डिग करते हो, ठीक है, तो कितनी कॉस्ट है आपकी? कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर। अगर 2 मीटर के लिए आप इसकी डिगिंग करते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी? 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 कहने से 300। एक पार्ट में ये लिखा और यही से आपने टर्म बना दी, ये क्या हो गया? अच्छा 300, ये हो गया आपका 250। ये कितना हो गया आपका? 250। अब देखो यहां से इसी के इक्वल में आपने लिखा फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया ए। ये क्या हो गया आपका? A2। और ये क्या हो जाएगा आपका? A2। यही आपने यहाँ पर लिखा जी। प्रेजेंटेशन वो तो आपने सीधा लिखा ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, पर वो है क्या? तो एक साइड आपने इसका केस पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये है क्या, फिर यहाँ से उठा के आपने वो टर्म्स। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। पहले आप यही करोगे, फिर उससे टर्म्स निकाल, फिर केस को स्टोन में दिखाओ तो सही वो है क्या, सीधा दोनों टर्म लिख दोगे। प्रेजेंटेशन तो देनी पड़ेगी। कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे आप। हाँ जी, उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, क्लास होने दो, फिर मैं आपको वो सारे आंसर से हर चीज का डे टू डे लाइफ में यूज होता है, कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाऊँ। इसका जो प्रैक्टिकल यूज है, जब आप इसकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में जाओगे तब समझ में आएगा। जब बहुत ज्यादा 1000 में आपको कोई नंबर ऐड करना हो, इसकी आपको फर्स्ट टर्म पता और कॉमन डिफरेंस पता है, आप उसको बता सकते हो कितना होगा। ये जो बड़ी बड़ी इतनी कैलकुलेशन होती है वो इसके मेथड से आप ऐसे करोगे। अभी इनिशियल स्टार्ट है, तो मैं इसलिए जब आप प्रैक्टिकल यूज में जब सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में होगा तब मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स पता है, आपको पता है ए और मैं को 50 टर्म बताओ, बता दोगे भैया। आपको ए पता है, डी पता है, इस सीक्वेंस की 50 टर्म क्या होगी? 5000 टर्म क्या होगी? ए प्लस 1400 डी। ए आपको पता, फर्स्ट टर्म डी, कॉमन डिफरेंस सॉल्व करो ना। देखो आपको 25,000 टर्म निकालनी है, 1 लाख टर्म निकालनी, निकाल दोगे। आपको ए और डी की तो जरूरत है, और आपको पता है 50 टर्म क्या होगी? ए प्लस 49 डी। 100 टर्म क्या होगी? ए प्लस 99 डी। ऐसे यूज होता है। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे इस चीज को समझ पाओ। अब नाउ थ्री टर्म्स आर थ्री टर्म्स आर A1 क्या है आपका? 150 200 250, सीधा लिख दूं मैं? 150 200 और 250, ये है आपकी थ्री टर्म्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2 और ये हो गया आपका A3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ A2 माइनस A1, तो आप कहोगे 200 माइनस 150 दैट इज 50। अगर आपसे पूछा जाए A3 माइनस A2, तो आप कहोगे 250 माइनस 200, तो ये भी 50। इसका मतलब ये, बिकॉज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज एन ए। यहाँ पर जो केस है आपका वो किसका है? वही। समझ में आ गया? ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposit। तो जो इनिशियल अमाउंट है आपका, इनिशियल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है, मैं बोल सकता हूँ 10,000 इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड, इट इज इक्वल टू 10,000। और यही आपकी क्या होगी? फर्स्ट टर्म। चलिए आप कोई भी केस करो तो उसको ऐसे करो, उसको लिखते हुए जाओ, टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर देना। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। फिर आप कहोगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो आपका अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 10,000 तो आपने डिपॉजिट करवाया था, उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8% प्लस 8/100। किसका 8% मिल रहा है? इसी का तो मिल रहा है, इंटू 10,000 करूं तो ये 8%, किसका 8%? इसी अमाउंट का मिलेगा ना आपको। ये समझ में आ रही है बात? अब क्या मैं यहाँ से 10,000 कॉमन ले लूं, आइडियली वो ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8/100। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपली क्या हो गया? 108। अब यहाँ आके कैंसिल करो, 00 00 हटा दो। 108 को 1 से करूंगा तो 108 और 00, तो आ गया 10,800।
ये हो गया आपका A2, ये क्या हो गया A2। फिर आप लिखो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब ये जो आपका, अब जो पहले अब अमाउंट कितना था आपका 10,800 था, इसमें फिर इसका 8% जुड़ जाएगा। ये बैंक में ऐसे तो बढ़ता है पैसा, है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका। अब ये क्या हो जाएगा फिर आपका 10,800 प्लस 8/100 इंटू 10,800 होगा या नहीं होगा? हाँ जी, 8% ऑफ 10,000 नहीं बोला उसने, उसने बोला अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि हर साल अमाउंट ऑफ मनी कितनी आपकी हर साल हो जाएगी। तो 10,000, 10,000 का 8% कितना, तो 800 रुपये रह जाएगा वो। भैया आपके अकाउंट में मनी, वो पैसा छोड़ दोगे, सिर्फ इंटरेस्ट ही चाहिए। आप तो ये देखोगे ना बैंक में इतने पैसे डाले एक साल के, तो वो पैसे कितने हो गए। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी, वो इंटरेस्ट नहीं कह रहा कि आपके अकाउंट में हर साल कितना पैसा हो रहा है। अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कहा भैया पहले साल तो पूरा 10,000 ही रहेगा, पहला पूरा साल खत्म होगा, इस पे 8% इसका जुड़ जाएगा, फिर यही जो मेरे 10,000 है वो क्या बन जाएंगे 10,800। फिर अगले साल 10,800 से शुरुआत होगी, पूरे साल भर वो वहां पे रहेगा 10,800। तो जैसे ही पूरा साल खत्म होगा 10,800 में आपका 8% और जुड़ जाएगा। तो 10,800 में जब 8% ऑफ 10,800 जुड़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो अब आप देखो। 10,800 में कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 8/100 होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10,800 इंटू 108/100 होगा या नहीं होगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब लगाओ भैया तुम, 8 8 द 64, 8 0 द 0 और 6 और 8 बन जाए 0 0 0 8 0 1। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, 801। मैंने कहा ना मल्टीप्लाई उसमें तो मार लिया करो। ये हो गया 4 6 8 और 8 कितना हो गया 16 1 1, तो क्या हो गया 11,664, यानी कि इंग्लिश में 11,664। क्लियर हो गया 11,664। तो ये हो गया आपका A3, हो गया A3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे नाउ, थ्री टर्म्स आ गई हमारे पास। ये तो पहली फर्स्ट टर्म क्या आई थी हमारी 10,000, तो आप लिखोगे 10,000, फिर वो बन गया आपका 10,800, थर्ड टर्म हो गई 11,664। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो 10,800 से 10,000 माइनस, यानी कि A2 माइनस A1, ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, और ये क्या हो गया आपका A3। A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000, ये हो गया आपका 800। ये क्लियर हो गया? और फिर हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, 11,664 10,800, 0 6 16 में से 8 गया 8 864। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुक तो जाओ, सांस भी नहीं लेने देते, लिख रहा हूँ, दिख गया घर, दिख गया घर। ये एकदम ऐसे तलवार लेके सर पे खड़े रहते हो भाई, इधर उधर हिले बंद और काटो। दिख गया मेरे को 864 है। आज जल्दी जल्दी चल रहा है, इसलिए आगे पीछे हो रही है सारी चीज। इधर देखो, here A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या, therefore इट इज नॉट एन A3। पहला क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द। अब आपको ये कहा जा रहा है जो भी आपको गिवन है ये AP की टर्म्स है, आपको ये कहा जा रहा है कि भैया ये AP की फर्स्ट टर्म है, ये उसका कॉमन डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स मैं इसमें एक आधी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी A1, जो A के इक्वल होती है, तो वो 10 होगी। फिर सेकंड टर्म क्या होती है आपकी A2, जो किसके इक्वल होगी A प्लस D। A आपका 10 है और D कितना है
10, तो लिखूं मैं 20, फिर क्या कहोगे थर्ड टर्म, तो क्या होगा A3, तो क्या हो जाएगा A+2D, 3 है तो 2 एक पीछे जाना है, A क्या है आपका 10, 2 D की जगह 10, 20+10 क्या है आपका 30, फोर्थ टर्म 40, फोर का मतलब A+3D, A+3D, तो क्या हो जाएगा आपका 10+3 × 10, तो लिखूं मैं 40, प्रॉपरली ऐसे लिख के दिखाना है, कोई पार्ट करना है या क्लियर है कर लोगे, हो जाएंगे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस निकाल, तो डी क्या होगा फर्स्ट टर्म में 1, मतलब एक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1 - 3 क्या होगा माइनस, हो गया फर्स्ट पार्ट। एक इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी 1/3, फिर डी क्या होगा एक्सीडिंग टर्म, चलो इसमें से इसको कर लो, एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 9/3 - 5/3 क्या होगा 4/3, ये भी हो गया, इधर भी देख लो, ए क्या होगा 0.6, डी क्या होगा एक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, 1.7 - 0.6, 7 में से 6 क्या 1.1, हो गया क्वेश्चन, ये आपके शगुन छोड़ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which is the last question of this exercise, which of the following are AP, which of the following are AP आपसे पूछा जा रहा है, अब AP के लिए वही A2 - A1 A3 - A2, फर्स्ट पार्ट में देखो A2 - A1, 4 - 2 क्या होगा 2, A2 - A1, फिर A3 - A2, A3 - A2, 8 - 4 क्या होगा 4, तो क्या ये AP होगा 9, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल, इतना कैसे समझ में आ गया, अब बताओ कौन सा पार्ट करो, बोलो आप मुझे 1 to 8 में बताओ, कोई करना है पहले 1 to 8, 6 6 और 1 to 8 में, पहले 1 to 8 में बताओ, सेकंड, एक सेकंड और 6, और कोई फिफ्थ, एक फिफ्थ, ठीक है, तो पहले सेकंड ले लेता हूँ, पहले सेकंड देखो, ये है आपका सेकंड, ठीक है, इसमें ए क्या होगा आपका, इसमें ए होगा आपका होगा, और डी क्या होगा 5/2 - 2/1, तो 2 आपका एलसीएम हो गया 5 - 4, आगे तो बीच में थोड़ा छोड़ूंगा दीदी, हो गया डी, ए और डी आ गया आपका, ठीक है, नहीं ए और डी क्यों निकाल रहे हो, तो ये चेक करना है ना कि वो एपी है कि नहीं है, फिर कह रहे हो आ गया, आगे समझ में, फिर कौन सा करूँ, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखो, पहले आपको चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है, तो पहले इसको चेक कर, आवाज ही, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और थर्ड, पहले हम निकालते हैं A2 - A1, क्या हो जाएगा 3 + √2 - 3, ये कैंसिल होके क्या आ रहा है √2 आ रहा है, फिर आप निकालो A3 - A2, A3 - A2, तो आप लिखोगे 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 - 3 - √2, ये भी कैंसिल, ये भी कितना आ रहा है √2, तो इक्वल आ रहा है ना, अब भाई 2 √2 में से √2 किया, कितनी बार पता सेम फ्रूट को मैंगो लो, 2 आम में से एक आम हट गया तो एक ही आम तो बचेगा, तो मैं आम और केले ही समझ में आते हैं, तो रूट में डाउन की चीज डाली, सेम फ्रूट का मतलब मैंगो, तो 2 मैंगो में से एक मैंगो गए, अब आप रो रहे हो ये कम हो गया, तो एक ही बचा ना मैंगो, मैंगो आपका क्या है √2, ये क्लियर हो गया। अब उसने क्वेश्चन में कुछ और भी कहा कि अगर वो एपी है तो उसके आगे की 3 टर्म्स भी निकाल, अब आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म्स है पहले तो ये देखो, A1 A2 A3 ये आपके पास, तो आपको यहाँ पे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A5 A6 और A7, A5 क्या A+4D, ए आपका 3 था 4, डी क्या √2, मैं क्या सकता हूँ 3 + 4 √2, A6 क्या A+5D, तो 3 + 5 × √2,
रैशनल इरेशनल तो ऐड हो जाएंगे। ये 7 भी देखो, a+16 तो 3+6√2, बस ये आपके आंसर आ गए। हाँ जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि फिर वही चीज ऐड होती जा रही है ना। आगे की जो टर्म्स है उसका मतलब क्या, वही चीज तो उसमें ऐड हो रही है। अगर फर्स्ट 3 टर्म्स में रिलेशन बढ़ रहा है, a3 - a2 = a2 - a1, तो आगे तक फिर वो बढ़े। तो क्राइटेरिया होता है 3 टर्म्स। और कोई डाउट पूछना, जल्दी बताओ भाई। बोलो। 12। और कोई? ये वाला। और कोई? भाई ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12। अच्छा ये 12 आपने पूछा। और ये वाला 13, 14, 15। हाँ फाइनल बताओ कौन कौन से पूछने। 13 और 12, एक तो 12 और एक 13। और कोई डाउट? बस 12 और 13। बोलो। कुछ पूछना अभी बोल दो, बाद में भी लटके ना तुम्हारे को टेस्ट के टाइम में कि सर ये तो हमने किया नहीं था। 10 और 11 ही बताए थे। 11। एक मिनट रुको, पहले 11 देखो। 11 जो है आपका, ये आपका 11 राइट। अब इस पे डायरेक्टली देखो। पहले तो देखो ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A। सिंपल सी बात। मैंने निकाला A2 - A, तो ये हो गया A² - A। यहाँ से मैं A कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। मैंने निकाला A3 - A2, A3 हो गया A³ माइनस हो गया A²। यहाँ से कॉमन लिया A², तो ये हो गया A-। क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ भाई। A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1। जब पता ना फ्री होने वाले हो, तो क्लास खत्म होने वाली है, तो माइंड तो पहले बाहर जा रहा है। फिजिकली फिर भी यही है। हाँ देखे, वो देखेंगे तभी तो कह रहा हूँ, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखने वाली जो सेंसिस है वो कम रह गई। इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन। अच्छा ये हो गया क्लियर। अब बताओ 11 के बाद, अच्छा ये हो गया 11, और बताओ 12। 11 के बाद 12। 12, 11 के बाद 12। इसमें आप पहले ये देखो, ये ए है आपका, A1। A2 देखो, ये √2 की टर्म्स में। 8 को मैं √2 की टर्म्स में कैसे लिखूं, 2√2 लिखूं। क्योंकि आपको पता है 8 क्या होता है, 8 × 8, सॉरी 2 × 2 × 2। 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा, हो गया 2√2। तो जब तक सेम रूट में नहीं जाएगा तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओ। इसको मैं लिखूं 3 × 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। तो आपको तो 3 टर्म्स चाहिए, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। अब समझ में आ रहा है? जब आप A2 - A1 निकालोगे तो 2 मैंगो में से एक मैंगो हटाओगे तो √2 ही आएगा। और जब आप A3 - A2 निकालोगे तो 3 मैंगो में से 2 मैंगो लेस करोगे तो भी एक ही मैंगो बचेगा। इसका मतलब भैया, अगर देखो सेकंड टर्म क्या है 2√2, थर्ड टर्म क्या है 3√2, ये है आपका 4√2, तो A5 क्या होगा? पर वैसे नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे A+4D। ये क्या है आपका √2 +4, फिर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 मैंगो +1 मैंगो, सेम रूट मैंगो, कितने मैंगो हो गए 5 मैंगो। फिर A6, A+5D, √2 +5, 5 मैंगो +1 मैंगो, 6 मैंगो। फिर आपका A7, A+6D, √2 +6√2, 6 मैंगो +1 मैंगो, कितना हो गया 7। ये हो गया आपकी नेक्स्ट रेट। और बताओ भाई, हो गया? अभी भी देख लो, तसल्ली कर लो। 14। 14 देखो।
14 आगे समझ में आपको? चलो आप बताओ, 14 छोड़, आप कह रहे हो 14 छोड़ दो, आप बताओ मुझे कैसे होगा। नहीं नहीं, आपने बोला ना, आप जल्दी बताओ। अब अगर ये नहीं बताया तो क्लास के बाद रुकोगे, इसको पूरा रिवीजन करके फिर जाओगे। अब बताओ मुझे कैसा होगा। नहीं नहीं, बस यही बताएगा, बताओ भाई। फर्स्ट टर्म बताओ, जल्दी बताओ। जितना बोला जा रहा है उतना आंसर दो, इसकी फर्स्ट टर्म बताओ क्या हो। तो क्लास के बाद रुकोगे, पूरा एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करो। फर्स्ट टर्म बताओ क्या है इसका। 1 स्क्वायर का मतलब 1। A1 क्या हो गया, 1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1। क्लियर हो गया। A2 बताओ फटाफट क्या होगा। तो घबरा क्यों रहो, 3 स्क्वायर 9। A3 क्या होगा ये बताओ। 5 स्क्वायर इक्वल टू 20। अब बताओ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बताओ आगे कैसे करोगे। A2 माइनस A1 बताओ फटाफट क्या आएगा, 8। अब बताओ A3 माइनस A2 क्या होगा, कितना होता है, 16 होता है। अब क्या ये सेम आ रहा है, बस तो फिर इसमें घबराने वाली क्या बात थी। जब आप कह रहे हो कि सर, आपने कहा कि सर ये बताओ, फिर आप कह रहे हो सर नहीं मुझे क्लियर हो गया, तो फिर बताओ ना कैसे क्लियर हो। कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, आप मेरे से पूछ लो, ऐसे घबरा रहे हो गया क्लियर। तो आपका क्या हुआ, A3 माइनस A2। चारों को पसीना आ गया, कहीं पूरी भी यही ना हो जाए। आप बताओ भी नेक्स्ट। और पक्का डन है। 30, ये ये जैसा भी ये किया है, ये √3 है आपका। इसमें क्या होगा आपका, इसको मैं लिखूं 3 × 2, तो √6 को मैं लिखूं √3 × √2। समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं लिखूं, ये 3 × 3 = 9 होता है। ये क्या होता है आपका 3, तो ये हो गया 3। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि √2 × √3 में से √3 माइनस करो, तो √3 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √2 - 1, यही आएगा ना। और जब आप 3 में से इसको माइनस करोगे, तो 3 माइनस √3 × √2। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 3 को क्या ले सकता हूँ, √3 × √3। और माइनस क्या हो जाएगा, √3 × √2 लिखूं, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √3। तो ब्रैकेट में क्या, √3 - √2, क्या ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना सेम, बात खत्म की। तो माइनस करने के लिए उसको सेम फॉर्म में लेके जाओ। कहाँ से, एक मिनट अब चल रहा है दिमाग, हाँ मतलब मैं इसी चीज का वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम दोबारा पूछो। मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बकरा फंसने वाला तो पूछेगा अपना से। आप पूछो क्या डाउट है। और कोई, बस, और कोई 13 14 ये 3, भाई 3 को ही तो लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 3 को लिखा √3 × √3, ताकि मैं दोनों को सॉल्व कर पाऊँ। सेम मैंगो होंगे तभी तो होंगे। अब आप आम में से सेब माइनस करो, केले माइनस करो, कितने बचेंगे मैं क्या बताऊँ। आपको 2 सेब में से एक केले का क्या बचा, वो वाला हिसाब तो होगा नहीं। अब ये √3 था तो मुझे इसको भी √3 में कन्वर्ट करना पड़ा। सेम टाइप ऑफ फ्रूट बनाओ पर, तभी सब्जी मंडी ग्रो करेगी, फ्रूट मंडी भी ग्रो करेगी। समझ में आ गया आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5.2। फिर भी भाई कोई डाउट हो 5.1 का तो ले आ, तो घबराने वाली बात, ठीक है।